हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हेडिंग है वो है हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है कांग्रेस। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है और वो कांग्रेस के खिलाफ है कि कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए मोदी ने कहा कि शुक्रवार को उन्होंने ये चीज़ बोली है कि विपक्षी दल हिंदुओं और हिंदू त्योहारों से इतनी नफरत करता है कि अब रोज इसका पर्दाफाश हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को अपने देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। मोदी ने दावा किया है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और उसे पता है कि धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। मोदी ने शुक्रवार को तेलंगाना के महबूबनगर व महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे मोहब्बत की दुकान लेकर निकले थे, पर दुकान का बोर्ड अब दिखाई नहीं दे रहा है। वह समाज में जहर घोलने में जुट गए हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक देश को बांटने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हिंदू आस्था को खत्म करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। कहा कांग्रेस के शहजादे के अमेरिका में रहने वाले गुरु यानी कि सैम पित्रोदा ने कहा है कि राम मंदिर व राम नवमी उत्सव आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। भारत को हमेशा विदेशी चश्मे से देखने वाली कांग्रेस को आइडिया ऑफ इंडिया का अंदाजा ही नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का प्रतिबिंब है। आइडिया ऑफ इंडिया यानी कि सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्मः, वसुदैव कुटुंबकम। आइडिया ऑफ इंडिया मतलब सर्वपंथ स्वभाव का एक भारत की आवाज़ है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस भगवान कृष्ण के रंग वालों को अफ्रीकी कहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बने। क्या वह आदिवासियों का अपमान नहीं था? केजरीवाल को अंतरिम जमानत, शर्तें लागू। पहले सुप्रीम कोर्ट की शर्तें देख लेते हैं कि सीएम ऑफिस व सचिवालय जाने की नहीं होगी अनुमति। केस में अपनी भूमिका के बारे में नहीं करेंगे कोई टिप्पणी। इस केस से जुड़ी किसी सरकारी फाइल को भी नहीं देखेंगे। मामले में किसी भी गवाह से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे। किसी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक एलजी से मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना जरूरी ना हो। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से 23 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। देर शाम उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा भी कर दिया गया। कोर्ट ने ईडी के विरोध को दरकिनार करते हुए केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा। शर्तों में यह भी शामिल है कि अंतरिम जमानत के दौरान वह ना तो वो मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे और ना ही फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना व दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि का 50,000 का निजी मुचलका भरेंगे और इतनी ही राशि की एक जमानती देंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई लंबित है। मणिशंकर अय्यर ने फिर की पाक की हिमायत, एटम बम का दिखाया डर। अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की इस लोकसभा चुनाव में एंट्री हो गई है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मणिशंकर ने फिर पाकिस्तान की हिमायत की है। इसमें वह पाकिस्तान के पास एटम बम होने का हवाला देते हुए बातचीत शुरू करने की वकालत कर रहे हैं। इससे चौथे चरण के मतदान से ठीक पहले भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेसी नेताओं के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि अय्यर का बयान वास्तव में राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा व नीतियों को उजागर करता है। ध्यान रहे कि कुछ दिन पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस और पाकिस्तान की सोच मिलती है, इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि भारत में कमजोर सरकार बने। नेक्स्ट है कि अस्थिरता के माहौल में भारत को मजबूत नेतृत्व की जरूरत। ऐसे समय में जब विश्व बहुत ज़्यादा उठापटक और अस्थिरता वाले माहौल का शिकार है, तब भारत को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। विश्व में यह अस्थिर माहौल कई देशों में चल रहे युद्ध, टकराव, ध्रुवीकरण और तेज प्रतियोगिता के चलते पैदा हुआ है। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक साक्षात्कार में कही है। जयशंकर ने कहा कि 2020 के अंत तक हम जिस दुनिया में रह रहे थे वह अब बदल चुकी है। उन्होंने यह बात करीब 50 वर्षों के कूटनीतिक व राजनीति के अपने अनुभव के आधार पर कही है। इस दौर में जिस तरह से
सत्ता का संतुलन होता था, उसका उन्होंने आकलन किया है। कहा कि बहुत से जो युद्ध, टकराव, तनाव व बंटवारों ने वैश्विक परिदृश्य को बहुत अस्थिर कर दिया है। इससे आने वाले दशकों के लिए व्यवस्था बदल गई है और संतुलन बिगड़ गया है। जयशंकर अमेरिका व चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अभाव को देखते हुए 2019 में उन्हें विदेश मंत्री पद की जिम्मेदारी दी थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत चीन रिश्तों में करेंगे मोदी व चिनफिंग की सहमति का पालन। भारत पहुंचने से पहले चीन के नवनियुक्त राजदूत सू फीहोंग ने कहा है कि वह अपने कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के रिश्तों व उनके नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पूर्व में बनी सहमति के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश भारत व चीन के रिश्तों में स्थिरता लाने की होगी ताकि विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को प्रगाढ़ किया जा सके। इसी हफ्ते चीन की सरकार ने तकरीबन 18 महीनों के अंतराल के बाद फीहोंग को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। फीहोंग भारत तब आए हैं जब दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण हैं। पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अभी भी कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने तैनात हैं। चीन के सरकारी अंग्रेजी टीवी नेटवर्क CGTN को दिए साक्षात्कार में सू ने कहा कि पूर्व में राष्ट्रपति चिनफिंग और राष्ट्रपति मोदी के बीच यह सहमति बनी थी कि भारत व चीन प्रतिस्पर्धी नहीं है बल्कि विकास में सहयोगी हैं। दोनों देश एक दूसरे के लिए विकास की कई संभावनाएं पैदा करते हैं। दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए यही बात आधार होती है। केंद्र सरकार ने दिए 28,200 मोबाइल ब्लॉक करने के निर्देश। केंद्र सरकार ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में लिप्त 28,200 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने और 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों का तत्काल पुनः सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सहयोग बढ़ाया है। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी के नेटवर्क को खत्म करना और नागरिकों को डिजिटल खतरों से बचाना है। आर्कटिक व हिमालय पर भारत के शोध पढ़ेंगे बच्चे। आर्कटिक, अंटार्कटिका और हिमालय पर अनुसंधान में भारत की प्रगति जल्द ही स्कूली पाठ्यपुस्तकों में शामिल हो सकती है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अपने पाठ्यक्रम में नवीन विकास को शामिल करने के लिए NCERT से संपर्क कर रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव M रविचंद्र ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में इन क्षेत्रों में अनुसंधान के महत्व को सामने लाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इसमें भी उन्हें इस संबंध में एक पत्र लिखा है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि विपक्ष की रणनीति दुर्बलता। विपक्ष यह नहीं बता सका कि उसका राष्ट्रीय एजेंडा क्या है और राष्ट्रीय नेतृत्व कौन करेगा। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की उदासीनता चिंता का विषय है। सत्ता पक्ष और विपक्ष उसे अपने अपने ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। एकेडमिक जगत में कम मतदान संबंधी कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं जो बता सके कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार के आह्वान से भाजपा समर्थक निश्चिंत और भाजपा विरोधी उदासीन हो गए हैं, जिससे मतदान प्रतिशत गिरा है। मतदाता मोदी को तो चाहता है, लेकिन भाजपा के स्थानीय सांसदों से वह कुछ कुपित है। इसलिए विजयी भाजपा प्रत्याशियों की जीत का अंतर संभवतः कम होगा। इस बार चुनावी स्पर्धा में विपक्ष गंभीर राष्ट्रीय विमर्श नहीं कर सका है। विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार की नीतियों तक तर्कपूर्ण एवं तथात्मक सवाल उठाए और उसे जवाब देने के लिए विवश करे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। विपक्ष की दूसरी रणनीति दुर्बलता यह है कि वह भाजपा के किले के कमजोर दरवाजों को चिन्हित नहीं कर पाया है। प्रहार करना तो दूर, विपक्षी दल अब आरोप लगाने तक सिमट गए हैं। कह रहे हैं कि मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा है, वह संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। क्या यह सब जनता के गले उतरेगा? जनता भूल नहीं सकती कि 1975 में आपातकाल लगाकर संपूर्ण विपक्ष को मीसा और DIR जैसे काले कानूनों में जेल भिजवाकर तथा प्रेस व सेंसरशिप लगाकर कांग्रेस ने किस तरह लोकतंत्र की हत्या की थी। जनता भूल
नहीं सकती कि कांग्रेस ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा अपने स्वार्थ के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वरिष्ठता को दरकिनार कर न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। देश में लोकतंत्र नहीं होता तो विपक्ष को पीएम मोदी के विरुद्ध आरोप, अशिष्टता और अभद्र भाषा के प्रयोग का अवसर मिलना तय था क्या? अपने कार्यकाल में मोदी ने करीब 18 राज्यों में भाजपा को सत्ता दिलाई, जातीय सत्ता से विखंडित हिंदू समाज को एकीकृत किया, मुस्लिम समाज से भाजपा की दूरी घटाई, भाजपा को ब्राह्मण, बनिया, मध्यम वर्गीय, शहरी पार्टी की छवि से मुक्त कर उसे सर्व समाज का बहुरंगी स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने जातीय राजनीति का मिथक तोड़कर उसे 4 वर्गीय यानी कि महिला, युवा, किसान एवं गरीब राजनीति से जोड़ दिया। इसमें मोदी ने टेक्नोलॉजी और तटस्थता, समावेशन और समानता तथा कर्मठता और एवं कौशल का ऐसा प्रयोग किया जो भावी नेताओं के लिए प्रतिमान होगा। सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले दलों की बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा में अंतिम भाषण याद रखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना समानता के स्वतंत्रता तथा बिना बंधुत्व के समानता और स्वतंत्रता दोनों अर्थहीन है। दूसरा आर्टिकल है अस्तित्व के संकट से जूझते वामपंथी दल। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है जिसको स्किप करेंगे। बिजनेस पेज पर पहली न्यूज है कि निवेशकों के लिए आगे भी शुभ रहेगा सोना। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीद शुभ होती है, लेकिन अभी हर रोज सोने की खरीदारी निवेशकों के लिए शुभ साबित हो सकती है। इसका कारण यह है कि अक्षय तृतीया से एक दिन पहले जिन्होंने सोने की खरीद की थी उन्होंने 950 रुपये प्रति 10 ग्राम का फायदा मिल गया। शुक्रवार को अक्षय तृतीया पर दिल्ली के सराफा बाजार में 24 कैरेट का जो भाव है 10 ग्राम का वो 73,200 रुपये रहा, जबकि गत गुरुवार को 72,250 रुपये प्रति 10 ग्राम था। पिछले साल अक्षय तृतीया पर सोने की खरीद करने वालों में 18% लाभ कमा चुके हैं। 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया पर दिल्ली के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 62,000 प्रति 10 ग्राम था। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य अर्थशास्त्री SP शर्मा ने कहा कि अभी सोने में बढ़ोतरी का रुख जारी रहेगा। इसका कारण यह है कि अमेरिका का रिजर्व बैंक ब्याज दर कम करने वाला है, जिससे डॉलर कमजोर होगा। 2026 तक दुनिया का तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा भारत। वित्तीय सेवा फर्म UBS ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत वैश्विक बाजार में आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तैयार है। वह 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। UBS ने अपनी इंडिया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट में कहा है कि चुनौतियों के बावजूद भारत के उपभोक्ता बाजार ने पिछले एक दशक के दौरान उल्लेखनीय लचीलापन और वृद्धि दिखाई है। सरकारी तेल कंपनियों को रिकॉर्ड मुनाफा। वित्त वर्ष 2023-24 की अंतरिम तिमाही यानी कि जनवरी-मार्च 2024 के दौरान सरकारी तेल कंपनियों का लाभ भले ही घटा हो, लेकिन पूरे वित्त वर्ष के दौरान इन कंपनियों ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। बीते वित्त वर्ष में तीनों प्रमुख सरकारी कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शुद्ध लाभ में क्रमशः 268, 229 और 1,160% की वृद्धि रही है। बीते वित्त वर्ष में तीनों कंपनियों का शुद्ध लाभ 86,000 करोड़ रुपए रहा है। इंटरनेशनल पेज पर पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं। पुतिन ने मिखाइल मिशुस्टिन को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को मिखाइल मिशुस्टिन को फिर से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मिशुस्टिन और कैबिनेट के अन्य टेक्नोक्रेट्स को यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद देश के अपेक्षाकृत स्थिर आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय दिया गया है। अधिकांश अन्य कैबिनेट सदस्यों के पद पर बरकरार रखने की उम्मीद है। हालांकि रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का भाग्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है। रूसी कानून के अनुरूप 58 वर्षीय मिशुस्टिन ने मंगलवार को मंत्रिमंडल का इस्तीफा उस समय सौंपा जब पुतिन ने अपना 5वां राष्ट्रपति कार्यकाल शुरू किया है। भारत ने अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। मालदीव
मालदीव की सरकार ने कहा है कि भारत ने अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 10 मई की समय सीमा तय की थी। सैनिकों की यह वापसी ऐसे वक्त हुई है जब दिल्ली में दोनों देशों के विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर वार्ता कर रहे हैं। राष्ट्रपति मोइज्जू को चीन समर्थक नेता माना जाता है और चुनाव प्रचार अभियान में मालदीव में तैनात करीब 90 भारतीय सैनिकों की स्वदेश वापसी प्रमुख बात थी। राष्ट्रपति कार्यालय की प्रमुख प्रवक्ता हिना वलीद ने कहा है कि मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों के अंतिम जत्थे को वापस भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की संख्या के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। भारतीय सैन्यकर्मी भारत की ओर से उपहार में दिए गए 2 हेलीकॉप्टर व डोनियर विमान के संचालन व रखरखाव के लिए मालदीव में तैनात थे। चलिए, तो ये आज का यानी 11 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।